भाई आप मेरे को याद दिलाना, हमने डिफ्रैक्शन के अंदर क्या क्या कंडीशंस करी थी। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं डिफ्रैक्शन क्या था। डिफ्रैक्शन भाई डिफ्रैक्शन था हमारा कि जब भी लाइट रे किसी भी बहुत स्मॉल अपेरेचर से या शार्प एजेस से पास करेगी तो वो हमेशा बेंड करेगी, और उस बेंडिंग चक्कर में वो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगी। वही चीज फिनोमेनन हमारा कहला है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मैंने आपको पूरा सेटअप समझा दिया था कि यार डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है। सिंगल स्लिट है, इस सिंगल स्लिट से, ये बहुत नैरो स्लिट है, इस सिंगल स्लिट से लाइट रेज निकलेगी और वो लाइट रेज हमारी मर्ज करेगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और वो फ्रिंजिस पैटर्न बनाएगी। मैंने आपको बताया था ये पॉइंट ए, ये पॉइंट कुछ ना कुछ सी, तो इसका मिड पॉइंट मैंने कुछ ना कुछ ले लिया था बी। अगर मैं इसको किसी एक पॉइंट पे मर्ज करा रहा हूं लाइट रेस को, भाई देख लो अगर सबका रिवाइज नहीं है तो, अगर इसको मर्ज करा रहा हूं किसी एक पॉइंट पी पे, तो हमें साफ पता है सीपी बड़ा होगा एपी से। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा पाथ डिफरेंस। और ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर आया था? ये पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा के बराबर आया था। जहां पे ए क्या है? इस स्लिट की विड्थ। और थीटा क्या है? थीटा ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा यहाँ पे, वो एंगल है हमारा थीटा। तो आओ कंडीशंस भी रिकॉल कर लेते हैं। मेरे को याद दिलाओ क्या कंडीशंस थी ब्राइट फ्रिंज की, कि ब्राइट फ्रिंजेस कब बनेंगे और डार्क फ्रिंजेस कब बनेंगे। अगर हम ए साइन थीटा को 2n+1 लैम्डा बाई टू या 2n-1 लैम्डा बाई 2 ले लेते हैं, तो इस केस में हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस आएंगी। राइट फ्रिंज। जैसे एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी? सबसे ब्राइट फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए ए साइन थीटा 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर 3 लैम्डा बाई 2 है तो हम टोटल कितने सेगमेंट्स में ब्रेक करेंगे? 3 सेगमेंट्स थ्री में। सेगमेंट्स में। जिसमें से हमारे 2 सेगमेंट्स क्या करेंगे? टू ब्राइट। सेगमेंट्स डार्क। वेरी गुड, 2 सेगमेंट्स डार्क बनाएंगे, और हमारा एक सेगमेंट अकेला ऐसा बचेगा जो ब्राइट यस ब्राइट बनाएगा। सर। बन। राइट। चलो डन। आकाश तुमने क्या वीडियोस देखी थी? तुम्हारा नेटवर्क नहीं था उस टाइम पे, प्रॉब्लम था। गुड इवनिंग ऋतिविका, कोई बात नहीं। ओके डन। सिमिलरली हमने डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या किया था कि यार डार्क फ्रिंजेस के लिए हमने इसको ए साइन थीटा को एन लैम्डा के इक्वेट कर दिया था। अगर मैं ए साइन थीटा को एन लैम्डा के इक्वेट कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहला केस लिया था ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा, तो टोटल कितने सेगमेंट्स बने थे? टोटल 2 सेगमेंट्स टू बने थे। सेगमेंट। हर 2 सेगमेंट्स के बीच का पाथ डिफरेंस था हमारा लैम्डा बाई 2। तो दोनों लाइट रेज मर्ज करेगी, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, तो भैया डार्क फ्रिंजेस बना देगी। यहां तक हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। चेक करो, यस अब यहां तक कोई डाउट नहीं है तो मैं अपना टॉपिक इसमें आगे कंटिन्यू करता हूँ। यस। सर, क्लियर है। डन, चलो तो लेट्स प्रोसीड। यार अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे, सेंटर पे तो अभी भी हमारा ब्राइट फ्रिंज ही बनेगा, क्योंकि यस सेंटर पे अल्टीमेटली पाथ डिफरेंस 0 बनेगा। तो सेंटर पे तो हमारा हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही बनेगा। उसके बाद क्या होगा? हमारा पहला डार्क बनेगा, फिर नीचे भी पहला डार्क बनेगा, फिर वापस से हमारे पास ब्राइट बनेगा। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने इधर बताया था कि फ्रिंज विड्थ क्या सबके सेम बनेंगे या अलग अलग बनेंगे? अलग अलग। वेरी गुड, अलग अलग नहीं। बनेंगे। मैंने कहा था जो हमारे सेकेंडरी फ्रिंजेस बनेंगे, ये ब्राइट फ्रिंजेस, इन सब की तो जो विड्थ होगी वो सेम होगी, लेकिन सेंटर वाला अकेला ऐसा होगा जिसकी फ्रिंज विड्थ ट्वाइस ऑफ बीटा होगी। तब आपने कहा था कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलो अब आओ इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, डिराइव करते हैं, फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करते हैं। यार अब एक चीज बताओ, ये मेरा सेंटर वाला फ्रिंज है। सेंटर वाला फ्रिंज है तो मतलब क्या है कि ये वाली पोजीशन, क्या मैं कह सकता हूं ये वाली पोजीशन मेरे फर्स्ट डार्क फ्रिंज की बनेगी? यस। सिमिलरली इसके नीचे भी क्या होगा? ये पोजीशन होगी फर्स्ट डार्क फ्रिंज की, और ये मेरा सेंटर पॉइंट ओ होगा। लेकिन एक वैल्यू पॉजिटिव में होगी क्योंकि ये डिस्टेंस ऊपर आ रहा है, और यही वैल्यू नेगेटिव में होगी क्योंकि ये डिस्टेंस नीचे आ रहा है। एक बार चेक करो ये चीज समझ में आ रही है या रिपीट करनी है मेरे को? रिपीट कर दो। रिपीट करनी है ना, डन, रिपीट। यार देखो, ये मेरा सेंटर पॉइंट है ओ। मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं? मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि हमारी जो ये विड्थ है सेंटर वाली, जो फ्रिंज है, वो कितनी ब्रॉड बनी है।
तो Yes, अभी तक sir. हमने फ्रिंज विड्थ कैसे कैलकुलेट किया था इंटरफेरेंस के केसेस में। भैया हम फ्रिंज विड्थ कैसे कैलकुलेट करते थे कि Yes. मेरे को इसकी पोजीशन पता है और इसकी पोजीशन पता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली किसकी फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी, डार्क वाले की। डार्क वाली। तनिष्का चेक करो ये चीज समझ में आ रही है। Yes, sir. डन। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले पोजीशन फाइंड कर रहा हूं, किसकी पोजीशन, कि ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज कितनी पोजीशन पे बना है। सिमिलरली यही सेम पोजीशन नीचे भी आएगी लेकिन ये नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में sir. क्यों आएगी, क्योंकि एक डिस्टेंस ऊपर है तो एक डिस्टेंस नीचे है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। Yes. No, sir. डन। तो अब मैं वैल्यू लिख रहा हूं पोजीशन का। अगर आपको याद हो पोजीशन का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, भैया पोजीशन का फॉर्मूला हुआ करता था हमारे पास x इज इक्वल्स टू p कैपिटल D डी बाय स्मॉल बाय d। स्मॉल डी। हम पाथ डिफरेंस रख देंगे जो भी हमने ये कंडीशंस डिराइव करी हैं और उसके हिसाब से फर्स्ट डार्क फ्रिंज या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का बना लेंगे। तो आप मेरे को बताओ फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस अभी मैंने कितना लिया है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए 1 लैम्डा। तो अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस की वैल्यू 1 लैम्डा रख दो, तो ये हो जाएगा d लैम्डा बाय स्मॉल d। तो अगर अब मैं डायग्राम ड्रॉ Yes, करूं तो कुछ sir. इस तरीके का बनेगा। चेक करो कि ये मेरा सेंटर फ्रिंज है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, सेंटर Yes, पॉइंट sir. O। इस सेंटर पॉइंट O से कितना ऊपर पहला डार्क फ्रिंज बनेगा, तो वो पहला डार्क फ्रिंज बनेगा x1 इज इक्वल्स टू d लैम्डा बाय स्मॉल d। तो यही सेम नीचे बनेगा इतने ही डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x2 इज x1 नेगेटिव वाला इज इक्वल्स टू d लैम्डा बाय स्मॉल d। चेक करके बताओ यहां तक कोई डाउट है। No, no, sir. एक वैल्यू पॉजिटिव में एक वैल्यू नेगेटिव में, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और मेरे को सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ बता दो। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सेंट्रल फ्रिंज विड्थ। सेंट्रल फ्रिंज विड्थ की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x1d जो ऊपर पॉजिटिव में आ रहा है माइनस x1d जो हमारा नेगेटिव में आ रहा है। तो भैया ये हो गया d लैम्डा बाई d माइनस d लैम्डा बाई d माइनस के अंदर। तो मेरे को चेक करके बता दो सेंट्रल फ्रिंज विड्थ कितनी आ रही है। So, 2d लैम्डा बाय डी। would be बिल्कुल, lambda by वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 2d लैम्डा बाई डी। बिल्कुल प्रतिभा, जो आपने पूछा है वो बिल्कुल सही है। अब d लैम्डा बाई डी अगर आपको इंटरफेरेंस में याद हो, d लैम्डा बाई डी किस चीज का फॉर्मूला हुआ करता था, भैया ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हुआ करता था। तो देखो हमारे पास 2 बीटा आ गया, 2 बीटा Yes, sir. कि सेंट्रल फ्रिंज 2 बीटा की बन रही है। लेकिन अब बाकी फ्रिंजेस चेक करो कि बाकी फ्रिंजेस कितनी विड्थ की बन रही है। तो आ जाओ फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं। The previous slide. हाँ एक मिनट पहले इसको समझ लो फिर एक साथ नोट कर लेना। भैया ये मेरी सेंट्रल फ्रिंज थी, यहाँ पे बना डार्क, फिर वापस से बनी ब्राइट, फिर Yes, sir. वापस से बना डार्क। इस तरीके से एक बार डायग्राम इमेजिन कर लो, वापस Yes, से बना sir. डार्क, फिर वापस से ऊपर बनी ब्राइट। ये मेरा फर्स्ट डार्क है, Yes, sir. ये मेरा फर्स्ट ब्राइट है, Bright. क्योंकि मैंने बोला था सेंटर वाले को कभी भी फर्स्ट कंसीडर नहीं करते हैं, सेंटर Yes. वाले को तो जीरो ही कंसीडर करते हैं। ये मेरा सेकंड डार्क है, सेकंड डार्क, ये मेरा सेकंड ब्राइट है। तो मेरे को बताओ अगर मेरे को जैसे सेकंड डार्क की विड्थ निकालनी है तो मेरे को किन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। या सपोज मेरे को फर्स्ट ब्राइट की विड्थ निकालनी है, मेरे को ये बताओ फर्स्ट ब्राइट की विड्थ निकालनी है, ये वाली विड्थ। तो कैसे कैलकुलेट करूं इस फर्स्ट ब्राइट की विड्थ, भैया सेकंड आपको बिल्कुल, अगर आपको पता है ये वाली पोजीशन क्या होगी, x2 पॉजिटिव की पोजीशन होगी ये, और ये Yes. वाली पोजीशन किसकी होगी, ये x3 x3 पॉजिटिव। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यार, इसको दूसरे तरीके से समझ लो, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, मेरी गलती हो गई है। एक बार पहले यहाँ तक डायग्राम कंप्लीट कर लो फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ तक डायग्राम कंप्लीट कर लो आप, और पीछे वाली स्लाइड भी नोट डाउन कर लो। हाँ ये लो पीछे वाली स्लाइड भी लो। Sir, done. Done, sir. Next slide. नेक्स्ट स्लाइड चलो। अब मेरे को बताओ व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क, जो मैं सेकंड डार्क की बात कर रहा हूं, सेकंड डार्क की पोजीशन कितनी होगी। तो सेकंड डार्क के लिए आप पाथ डिफरेंस कितना लिखोगे, 2 लैम्डा d बाय d।
वेरस फर्स्ट डार्क की पोजीशन क्या थी भैया? फर्स्ट डार्क की पोजीशन थी लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। यार अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को किसकी विड्थ मिल जाएगी? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी। चेक करो, Yes, ये sir. वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Yes, Yes. sir. डन। तो एक बार चेक कर लो कि भैया क्या आ रहा है। तो हमने 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी को सब्ट्रैक्ट किया लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, तो ये कितना आ रहा है? ये डी लैम्डा बाय डी आ रहा है, मतलब इट इज इक्वल्स टू बीटा। अगर आप चेक करना चाहते हो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की, तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की भी विड्थ आप निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थर्ड डार्क को किससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? सेकेंड डार्क से। Second arcs. थर्ड डार्क के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू? 3 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी माइनस सेकेंड डार्क के लिए 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो देखो ये फिर से डी लैम्डा बाय D स्मॉल lambda डी आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू बीटा। तो beta. इससे क्या Yes. कंक्लूजन हुआ? इससे यही तो कंक्लूजन हुआ कि अब जितने भी फ्रिंज विड्थ बन रहे हैं, जितने भी फ्रिंजेस बन रहे हैं, उन सबकी विड्थ बीटा है। एक अकेले सेंटर वाले की विड्थ कितनी थी? अकेले beta. सेंटर वाले की विड्थ 2 बीटा थी। Yes, sir. तो ये लिख डालो कि भैया फ्रिंज विड्थ सेंटर की ट्वाइस ऑफ बीटा होगी, ट्वाइस Yes. ऑफ बीटा। सेंट्रल वाले को हम जनरली बीटा नॉट से डिक्लेयर करते हैं, बीटा नॉट से। दीपाली, अनित आंचल चेक करो। ओशियन, पलक, सृजल, कोई डाउट तो नहीं है? डन, चलो बढ़िया। तो यार यहाँ पे हमारा खत्म हुआ ये डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक। पूरे डिफ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है तो अपना नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक स्टार्ट करें। Yes, sir. चलो डन। भैया आ जाओ लास्ट। हाँ बोलो, कंप्लीट करना ही है? Yes, sir. ठीक है, कर लो कंप्लीट। बिल्कुल तनिष्का, क्वेश्चंस भी देने हैं। Sir, done. डन, चलो। यार हमारे इसका लास्ट टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब यार ये तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है? गायत्री, प्रीवियस स्लाइड ये लो। डन, चलो बढ़िया। यार पोलराइजेशन ऑफ लाइट बिल्कुल वही है जो आप बाहर धूप में निकल के सनशेड्स पहन के करते हो। मुझे बताओ कि यार मैं बाहर धूप में निकल रहा हूँ सनशेड्स पहन के, सनशेड्स का क्या काम होता है, क्या पर्पस होता है सनशेड्स का? भाई कोई भी बता दो, सनशेड्स किस चीज के लिए यूज करते हैं हम? भाई बेसिकली सनशेड्स क्या कर रहा है कि सनलाइट जो आ रही है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी पे आ रही है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी पे, लेकिन मैं इतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं चाहता। तो मैं क्या करूंगा भैया? चश्मे पहनूंगा, सनशेड्स पहनूंगा। वो सनशेड्स क्या करेंगे? वो सनशेड्स सनलाइट की इंटेंसिटी को कट कर देंगे। क्या पूरी कट कर देंगे? नहीं, वो उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे। अब जब वो थोड़ी सी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं तो वही चीज मेरे को सूथिंग लग रही है, मतलब वो चीज मेरे को अच्छी लग रही है, प्रोटेक्शन ऑफ आई, बिल्कुल। तो यार हम अगर किसी भी लाइट रे की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो ये फिनोमिनन हमारा कहलाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बस यही Yes, सिंपल sir. कॉन्सेप्ट है। तो याद रखना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि भैया लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस करना अकॉर्डिंग टू आर कन्वीनियंस, वो हमारा कहलाएगा पोलराइजेशन। लेकिन अब इसमें इतना इजी भी नहीं है, थोड़ी सी चीजों को समझो। यार आपने अगर पढ़ रखा हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मेरे को बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन इसका मतलब Yes, क्या sir. है? मैंने फर्स्ट उसमें भी बताया था जब वेव अपनी सी फर्स्ट क्लास हुई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है? Sir, नहीं पता? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली है? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबने पढ़ ही लिया है ना। वेरी गुड आकाश, आपको पता है। यार होता क्या है, लाइट, लाइट एक वेव, ऐसी वेव है जो कॉम्बिनेशन है दो फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। तो थोड़ा Yes, सा sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखो क्या कॉन्सेप्ट है। यार सपोज ये है मेरे पास एक्स डायरेक्शन, और इस एक्स डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रैवल कर रही है।
मतलब अगर वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है टुवर्ड्स द राइट, तो याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगी। तो मेरे सर पास म्यूचुअली कौन सी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बची? एक बची वाई डायरेक्शन और एक बची मेरे पास जेड डायरेक्शन। तो इस वाई और जेड डायरेक्शन में हमारा क्या होता है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेट होते रहते हैं। बिल्कुल ऋतिक का बिल्कुल सही, आकाश आपका भी सही है। तो सपोज ये मैंने ड्रॉ कर दी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है, मतलब कंटिन्यूअसली अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है। वेरस मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ऐसा ही कर रही है, जेड डायरेक्शन में अपनी वैल्यूज को कंटिन्यूअसली चेंज करा रही है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा वेव देगा, और ये वेव हमारी कहलाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विच इज एन एग्जांपल ऑफ लाइट। चेक करो यहां तक की बात समझ में आ रही है? यस सर। डन। अब जरा एक चीज समझो, थोड़ा सा मेरे हाथों के मूवमेंट को देखो। मैं कह रहा हूं वेव ऐसे जा रही है टुवर्ड्स द राइट, तो भैया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है? वाई डायरेक्शन में, अप एंड डाउन। वेयरएज मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? इनवर्ड्स आउटवर्ड्स। क्या ये चीज समझ में आ रही है? यस वेव सर। गई ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो भैया इस टाइप का मोशन चल रहा है। तो अगर मैं कहूं कि भैया लाइट को ड्रॉ करो, तो आप इस वेव को इस तरीके से ड्रॉ करोगे कि ये वेव आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है, और इस वेव में दो वाइब्रेशंस हो रहे हैं। आप इस तरीके से वाइब्रेशंस को ड्रॉ करोगे कि ये जो मैंने एरो मार्क्स ड्रॉ करे हैं, ये कौन से वाइब्रेशंस हैं? वाई एक्सिस वाले, इस तरीके के। और दूसरे वाइब्रेशंस कौन से हैं? दूसरे वाइब्रेशंस ये डॉट वाले हैं। डॉट वाले समझ जाना, ये डॉट वाले क्या है? इनवर्ड्स आउटवर्ड्स वाले। आउटवर्ड। बिल्कुल। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इस एरो वाले को हम कहेंगे पैरेलल टू दी प्लेन वाइब्रेशंस, पैरेलल टू दी प्लेन, ये वाला प्लेन। वेरस इस वाले को हम कह देंगे परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो यार अगर मेरे पास कोई एक ऐसी वेव हो जिसमें दो वाइब्रेशंस हो, पैरेलल वाले भी और परपेंडिकुलर वाले भी, तो इस टाइप की वेव को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड वेव। और इस अनपोलराइज्ड वेव की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो फिलहाल इसकी इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी हम इसकी आई नॉट लेके चलेंगे। यस यहां तक सर। मेरे को बताओ, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। डन। अब थोड़ी सी कहानी में और ट्विस्ट है, वो समझो। यार चीजें क्या हो रही है, ये अगर मेरी वेव चल रही है ना, कंडीशन सिर्फ यही है कि भैया हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यार अगर ये वेव ऐसे जा रही है ना, तो इसके परपेंडिकुलर बहुत सारी डायरेक्शन पॉसिबल है, ऐसे भी, थोड़ा सा टिल्टेड भी, बहुत सारी पॉसिबल है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है ना, वो कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है, लेकिन रहती परपेंडिकुलर ही है। भैया रहती परपेंडिकुलर ही है, मतलब वो कभी ऐसे चल रही है परपेंडिकुलर, लेकिन कभी किसी और डायरेक्शन में आ गई, कभी किसी और डायरेक्शन में आ गई, लेकिन चल परपेंडिकुलर ही रही है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, पैरेलल वाला बताना है दीक्षा, ठीक है अभी बताता हूं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन जो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में हो रही है, हो वेव के परपेंडिकुलर ही रही है, लेकिन किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हो रही है, तो हम इसको लिमिट करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इंटेंसिटी उससे रिड्यूस हो जाएगी, और ये फिनोमिनन हमारा कहलाएगा पोलराइजेशन ऑफ वेव। चेक करो ये चीज समझ में आई है या रिपीट करना है? सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट करना है ना, डन। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, दीक्षा को भी एक डाउट है, दोनों का डाउट साइमल्टेनियसली लेके चलता हूं। यस सर। Done. और इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। सर डन। डन, चलो बढ़िया। चलो भाई इधर देखो, इसको इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। नहीं तनिष्का, नोट्स तो प्रॉपरली सारे अपलोडेड हैं ड्राइव पे। नो सर। यार वेव ऑप्टिक्स के तो सारे अपलोडेड है, मैंने खुद ने किए, एक बार बाकी चेक कर लूंगा फिर से, मैंने तो अपलोड किए हुए हैं। यार देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये हमारा एक प्लेन है, ये प्लेन कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन ले लो। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें हमारे क्या हो रहे हैं, वाइब जो मेरी वेव है वो इधर जा रही है राइट साइड, ये चीज इमेजिन हो रही है आपको? राइट साइड या लेफ्ट साइड जा रही है। लेकिन अब जब वेव लेफ्ट साइड और राइट साइड जा रही, मतलब ये वेव इस तरीके से जा रही है, तो मेरे पास दो वाइब्रेशन किस तरीके से हो रहे हैं, एक वाइब्रेशन ऐसे अप एंड डाउन हो रहे हैं। तो अगर ये वाइब्रेशन अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो ये पेन को आप
पेपर के पैरेलल कहोगे या पेपर के परपेंडिकुलर कहोगे? पैरेलल। तो पैरेलल। इसको मैंने अप एंड डाउन एरो से ड्रॉ किया है। अप एंड डाउन एरो का मतलब हो गया पैरेलल टू दी प्लेन। दीक्षा, क्या आपको पैरेलल टू दी प्लेन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। अब मैं दूसरा पेन ले रहा हूं, उसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। इस तरीके से ड्रॉ करने का मतलब है कि ये पेन पेपर को पेनिट्रेट कर जाएगा आर पार। तो ये पेन मेरा क्या कहलाएगा? पैरेलल टू दी प्लेन या परपेंडिकुलर टू दी प्लेन? परपेंडिकुलर। तो बस यही वेव के साथ भी हो रहा है। वेव के साथ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो चल रही हैं, लेकिन एक फील्ड चल रही होगी पैरेलल, एक फील्ड चल रही होगी परपेंडिकुलर। यस सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? रहना उसको परपेंडिकुलर ही है वेव के, लेकिन वो यार अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। कभी वो इस परपेंडिकुलर में पहुंच जाती है, कभी इस परपेंडिकुलर में, कभी वो थोड़ा सा इंक्लाइंड वाले परपेंडिकुलर में पहुंच जाती है। तो हम क्या करना चाहते हैं? उन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कट करना चाहते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करने की परमिशन देना चाहते हैं कि भाई तू एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर, बाकी अगर तू अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है तो तू कट कर देंगे हम तेरे को। क्या ये लॉजिक समझ में आया? यस सर। तो बस इसी चीज को हम कह रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ वेव। सर कट करने का मतलब क्या है? कट करने का मतलब है कि उस इंटेंसिटी को बिल्कुल खत्म कर देंगे, हम आने ही नहीं देंगे। जैसे ओके सर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूं, समझो। यार सपोज ये मेरे पास एक ओपनिंग है, ये जो मेरी फिंगर्स के बीच में एक ओपनिंग है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, इस ओपनिंग से ना मैं दो तरीके के वाइब्रेशंस पास कर रहा हूं, दो तरीके के। एक ये मेरा ब्लैक पेन है और एक ये मेरा दूसरा रेड पेन है। मेरे को बताओ मेरी फिंगर से कौन सा पेन पास कर जाएगा, ब्लैक पेन या रेड पेन? ब्लैक पेन। ब्लैक पेन। भाई ब्लैक पेन सीधा ऐसे पास कर गया, वेरस रेड पेन को यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया, वो उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। तो क्या वाइब्रेशंस अपने आप लिमिटेड हो गए इस ओपनिंग के पैरेलल? पैरेलल। बाकी वाइब्रेशंस कट हो गए हैं। कट करने का मतलब है कि उनको मैंने पास ही नहीं करने दिया। तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन का। क्या चीजें क्लियर हो गई हैं? यस सर। डन। तो यही चीज मैं डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, बस यही चीज थोड़ा सा इमेजिन करना। ठीक है भैया, मैंने क्या करा, ये मेरे पास वेव चल रही है जिसमें दो टाइप के वाइब्रेशंस है भैया, पैरेलल टू दी प्लेन वाले वाइब्रेशंस और वाइब्रेशंस चल रहे हैं परपेंडिकुलर टू दी प्लेन वाले वाइब्रेशंस। इसके आगे मैंने क्या कर दिया है, एक बहुत ही नैरो ओपनिंग। याद रखना ये नैरो ओपनिंग है, लेकिन डायग्राम में आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये इतनी ब्रॉड है, लेकिन ये जो बीच में ड्रॉ कर रहा हूं ये बहुत ही नैरो ओपनिंग है, बहुत नैरो ओपनिंग है। तो अब इससे मेरे को बताओ कौन से वाइब्रेशन पास कर जाएंगे। ये मेरे पास ओपनिंग मैंने इस तरीके से रखी हुई है, एक वाइब्रेशन अप एंड डाउन कर रही है, एक वाइब्रेशन अंदर बाहर कर रहे हैं। मतलब एक पेन ऐसे जा रहा है और एक पेन ऐसे जा रहा है, तो कौन सा वाइब्रेशन पास कर जाएगा स्लिट से? सो पैरेलल टू प्लेन। वेरी गुड, ये पैरेलल टू दी प्लेन वाला पास कर जाएगा, तो मतलब अब मेरे पास वाइब्रेशंस बस ये वाले वाइब्रेशंस आएंगे। चेक कर लो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। डन। यस ये सर। सारे वाइब्रेशंस कट हो चुके हैं। तो ये वाली जो वेव थी, ये तो आपके पास अनपोलराइज्ड वेव थी, लेकिन अब जो ये लाइट आई है, जो वेव आई है, इसमें वाइब्रेशंस लिमिटेड हो गए हैं एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये वाली वेव हमारी कहलाएगी पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड वेव, एंड दिस फिनोमिनन इज यस। कॉल्ड एज पोलराइजेशन। और जिस स्लिट ने इस वाइब्रेशंस को कट किया है, इस स्लिट का नाम कहलाएगा पोलराइजर। कोई Yes. भी चीज जो वाइब्रेशंस को कट करने में हेल्प करे, वो चीज कहलाएगी पोलराइजर। तो जो Yes. आपके सनशेड्स हैं, चश्मे हैं, मतलब जो कलरफुल वैसे के चश्मे होते हैं सनशेड्स वाले, उनका बेसिकली टेक्निकल नाम क्या है भैया? उनका साइंटिफिक टेक्निकल नाम है पोलराइजर। वो भी यही काम करते हैं। हमारे पास सनलाइट आ रही है, सनलाइट अनपोलराइज्ड वेव है, उसमें बहुत सारे वाइब्रेशंस और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो हमारे सन ग्लासेस के अंदर ऐसे बहुत छोटी छोटी नैरो ओपनिंग होती है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ गूगल पे डायग्राम। बहुत छोटी छोटी नैरो ओपनिंग होती है जो आपको ऐसे दिखाई नहीं देगी डायरेक्टली फ्रॉम द आईज, यू हैव टू सी फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो उस केस में नहीं ऋतिविका, सन शेड्स में, सन ग्लासेस में स्लिट्स होती हैं,
मैं आपको वही कह रहा हूं, वो आपको स्लिट्स दिखाई नहीं देंगी क्योंकि वो बहुत नैरो स्लिट्स हैं, बहुत नैरो, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाई देंगी। तो उस स्लिट से यही होता है कि लाइट की वाइब्रेशंस कट हो जाती हैं। आप यहां तक डायग्राम ड्रॉ कर लो, मैं अब आपको इमेज दिखा देता हूं गूगल पे, तो थोड़ी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। भैया डन डन डन। Yes, sir. Yes. चलो आप इसने यहां तक कंप्लीट करो। डन सर। डन, ठीक है। तो एक Done, मिनट sir. रुको, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमारा सनशेड्स वगैरह वर्क करता है। Yes, sir. चलो भाई चेक कर लो, सबको गूगल स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, ये sir. वाला डायग्राम देखो, Yes, sir. पोलराइज्ड लाइट वाला, एग्जैक्टली यही सेम चीज हमारे सन ग्लासेस में होती है। कि भैया हमारे पास जो नेचुरल लाइट्स वगैरह हैं, जैसे बल्ब वगैरह की लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट होती है। तो देखो इसमें हमारे पास कितने सारे मल्टीपल वाइब्रेशंस हैं, और वो सारे के सारे वाइब्रेशंस हमारे वेव मोशन के परपेंडिकुलर हैं। जैसे ये मेरी वेव इधर ट्रैवल कर रही है, जो बल्ब से लाइट निकल रही है वो इधर ट्रैवल कर रही है, तो कितने सारे परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हैं, अप एंड डाउन वाले भी, इंक्लाइंड वाले भी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वाले भी। लेकिन अब इसके आगे मैंने ये पोलराइजर फिल्टर रख दिया है। पोलराइजर फिल्टर इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ, मतलब सन ग्लासेस एग्जाम्पल है इसका। तो देखो इससे सिर्फ कौन से वाइब्रेशन पास होंगे, स्लिट्स के पैरेलल वाले। तो ये हमारी इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई, और यही फिनोमिना हमारा पोलराइजेशन ऑफ वेव है। Sir. Yes, sir. क्या भैया सबको बिल्कुल क्लियर हो गया है? Yes, Yes, sir. sir. ऋतिका आप जो कह रहे हो आप इस स्लिट्स को कैसे देख सकते हो सन ग्लासेस में, तो मैंने आपको बोला आपको वही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही ये चीज देखने को मिलेगी। भैया सबको डाउट क्लियर है? बिल्कुल एग्जैक्टली यही डायग्राम चल रहा है, फिल्ट्रेशन। डन। चलो आ जाओ वापस अपने कॉन्सेप्ट पे। तो यार अब हमने क्या नोटिस किया कि इधर अनपोलराइज्ड वेव की इंटेंसिटी कितनी थी, आई नॉट, लेकिन पास करने के बाद वाइब्रेशंस एग्जैक्टली आधे कट हो चुके हैं। तो इसलिए इस वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय 2। लेकिन यार मेरे को चेक करना है, क्या चेक करना है कि यार ये वेव पोलराइज्ड हुई भी है या नहीं हुई। तो मैं कैसे चेक करूं कि ये वेव सच में पोलराइज्ड हुई भी है या नहीं हुई? सोचो, मैं कैसे चेक करूं कि भैया ये जो वेव है ये सच में पोलराइज हुई भी है या नहीं हुई? तो यार इसका तरीका क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। आप एक और पोलराइजर लो। जब आप एक और पोलराइजर लोगे, लेकिन अब उसको बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फिट कर दो। क्या आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है कि मैंने इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर डायग्राम में फिट कर दिया है? Yes, sir. मतलब पहले स्लिट अगर ऐसे थी, तो अब मैंने दूसरी स्लिट को, स्लिट 2 को कैसे प्लेस किया है, बिल्कुल इस तरीके से। तो यार अब आप एक चीज खुद सोचो, यार अब आप एक चीज खुद सोचो कि यार पहले ये वाले वाइब्रेशंस मेरे पास पास कर रहे थे, पैरेलल वाले। अब मैंने इसको ऐसे रख दिया, तो ये पेन तो इसके लिए परपेंडिकुलर बन गया। तो अब ये सारे वाइब्रेशंस कट हो जाएंगे, तो क्या यहाँ पे कोई भी इंटेंसिटी आएगी क्या मेरे पास लास्ट में? No, No, sir. sir. तो अगर मेरे पास सेकेंड स्लिट से कोई लाइट ना आए, कोई इंटेंसिटी ना आए, तो इससे ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो ये बीच में वेव थी, ये किस टाइप की वेव थी, ये एक पोलराइज्ड वेव थी। तो सेकेंड स्लिट ने सिर्फ क्या काम किया है, सेकेंड स्लिट ने सिर्फ इतना काम किया है कि उसने हमें कंफर्मेशन चेक करके बताया है कि ये वेव पोलराइज थी या नहीं थी, एनालाइज करके बताया है। इसलिए हम सेकेंड स्लिट को क्या कहते हैं, हम सेकेंड स्लिट को एनालाइजर कहते हैं। Yes, sir. और चेक करने का तरीका बस यही है कि दोनों स्लिट्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख दो, और लास्ट में अगर कोई लाइट ना मिले तो मतलब आपकी लाइट पोलराइज हो चुकी थी। Yes, sir. डन। आकाश आपका जो डाउट है कि सर मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं होगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड भी कट होगी, लेकिन हमारा मेन टारगेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कट करना। डन। Sir, done. डन। चलो तो अब इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करो भाई। और क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, समझो भावनाओं को। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं एक साथ, फिर आपको समझाता हूं। भैया ये हमारे पास वेव थी, ये हमारे पास पोलराइज्ड वेव हो गई थी। यहां पे मैंने एक स्लिट रखा हुआ था,
चलो समझो भाई, हमें पता है सबसे पहले तो वेव जो हमारे पास थी इनिशियली, जो भी वेव होगी वो अनपोलराइज्ड होगी। तो ये तो थी हमारे पास कितनी इंटेंसिटी की, आई नॉट I की। know. जब वो स्लिट वन से पास हुई तो मेरे पास जो वेव आई वो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड वेव हो चुकी थी। प्लेन पोलराइज्ड में इधर इंटेंसिटी आई वन को कितना लिखूंगा, अभी I मैंने know बताया by था two. आई नॉट बाई टू। यहाँ पे लिख देता हूं अनपोलराइज्ड वेव और यहाँ पे लिख देता हूं पोलराइज्ड वेव। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं भैया, मैं जो सेकंड स्लिट को रख रहा हूं वो मैं बिल्कुल क्रॉस्ड पोजीशन पे नहीं रख रहा। इस सेकंड स्लिट को, एक मिनट यार थोड़ा सा ज्यादा कट हो गया है। Yes, हम्म, इस sir. सेकंड स्लिट को मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूं, बस थोड़ा सा टिल्ट। कितने एंगल पे टिल्ट कर रहा हूं भैया, सपोज स्लिट वन और स्लिट टू के बीच में एंगल हमारे पास थीटा है। तो मेरे को बताओ क्या अब भी इंटेंसिटी जीरो आएगी या कुछ ना कुछ रिड्यूस्ड इंटेंसिटी आएगी। So reduced intensity. भाई वेरी गुड। देखो क्या हो रहा था, समझो फिर से। पहले मेरी स्लिट ओपनिंग ऐसे थी तो मेरा ये ब्लैक पेन पूरा पास कर पा रहा था। जब मैंने स्लिट को ऐसे रखा तो ये पूरा पास नहीं हो पाएगा, ये पूरा कट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं स्लिट को हल्का सा टिल्टेड रख रहा हूं तो मेरे ब्लैक पेन का कुछ पार्ट इससे पास हो पाएगा। तो हमने Yes, देखा sir. जब हम S1 और S2 को टिल्ट करके रख रहे हैं तो अब की बार भैया हमें वेव मिल रही है, लेकिन बस उसकी इंटेंसिटी और रिड्यूस हो गई है। तो हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भैया अब ये आई टू की वैल्यू कितनी आएगी, हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई टू। तो भाई इस आई टू की वैल्यू को कैलकुलेट किया एक फिजिस्ट मेलूज ने, तो जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मेलूज। भाई इसने क्या फॉर्मूला दिया, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला। इसने कहा कि जो हमारी आई टू की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल्स टू आई वन कॉस स्क्वेयर थीटा। जहां पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद रखो थीटा किसके बीच का एंगल है भैया, थीटा स्लिट्स के बीच का एंगल है, स्लिट्स के बीच का एंगल। चेक करो ये सिंपल सा फॉर्मूला क्लियर है आपको लॉ ऑफ मेलूस का। Yes, Yes, sir. sir. जहां पे आप चाहो तो आई वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, आई वन की वैल्यू आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वेयर थीटा। बस ये फॉर्मूला याद रख लो, हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। इसी पे अब कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। Sir, done. डन, चलो। तो भैया क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स देखो, बिल्कुल सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे, और है इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकिन आएंगे लेकिन सिंपल। Yes, sir. ऋत्विका फॉर्मूला शीट तो एज सच अभी कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं कि आपके लिए फॉर्मूला शीट एक लेकिन उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मिल जाएगी वो भी मिल जाएगी। चलो क्वेश्चन देखो यार, मैं बार बार स्लिट्स को है ना वो ओपनिंग ड्रॉ नहीं करूंगा। अगर मैं इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो समझ जाना ये स्लिट है। तो भैया ये हमारे पास स्लिट वन है, ये हमारे पास स्लिट टू है। स्लिट वन और स्लिट टू को हम पोलराइजर पोलराइड्स भी कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। तो भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो पोलराइड्स हैं, पोलराइड वन, पोलराइड टू। यहां से एक वेव जा रही है अनपोलराइज्ड वेव जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। हमें बोला हुआ है कि इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो एंगल है, हमें एंगल की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द फाइनल इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन। प्रीवियस स्लाइड करना है सिमरन, ये लो प्रीवियस स्लाइड। Done, sir. डन, चलो ये लो। भाई ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बस इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी हमें गिवन है आई नॉट, तो हमें बताना है कि भैया जो फाइनल इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी। आप कंप्लीट करो और मेरे को एक मिनट दो।
चलो डन, तो सॉल्व करते हैं यार, आप लोगों ने कर ही लिया होगा, सिंपल था। सबसे पहले मेरे को बताओ, यहाँ पे जो मेरे पास I1 आएगी, I1 की वैल्यू कितनी लिखूं मैं? I not by 2. वेरी I गुड, I0/2। yes फर्स्ट sir. स्लिट तो इंटेंसिटी को बस हाफ करेगी। उसके बाद आई मेरे पास बारी I2 कैलकुलेट करने की, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। I0/2 कैसे लिखा? I2 की वैल्यू हो जाएगी I1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यार इसको सिंप्लीफाई कर लो बस। I0/2 कॉस स्क्वायर, एंगल कितना गिवन है? 45 डिग्री। 45 कॉस degree. 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 वन by बाय One रूट root. टू by root 2. तो 1/√2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना बनेगा वो? 1/2। 1 by by 2. 2. तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया भैया I0/4। Not by 4. चेक करो, ये सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर था। Yes Yes, sir. sir. डन, Yes बढ़िया, sir, done. डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये आपके नीट एग्जाम में रिपीटिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है समझने में, एक बार समझने की कोशिश करना। प्रतिभा, 2I0/4, 2I/4 कैसे आया? प्रतिभा क्या रिपीट करना है पीछे? Yes sir. प्रतिभा देखो, हमारा स्लिट वन, पोलराइड वन क्या करेगा? ये तो इंटेंसिटी को हाफ करेगा, क्योंकि पहले इसमें अगर हमारे पास दो वाइब्रेशंस थे, तो पहले तो क्या होगा, सिर्फ एक वाइब्रेशंस कट होंगे। तो I1 की वैल्यू कितनी लिखूंगा? I1 की वैल्यू I0/2। चेक करो, पहला स्टेप क्लियर है। फिर अब जो सेकेंड पोलराइड क्या करेगी, वो इंटेंसिटी को थोड़ा सा रिड्यूस और कर देगी। तो कितना रिड्यूस करेगी? हमारे पास फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेलूस की I2 इज इक्वल्स टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो I1 की वैल्यू कितनी है? I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्री, बस मैंने कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर कर दिया और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लिया, तो ये I0/4 आएगा। Yes sir. Clear. क्लियर, डन। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं बोल रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चेक करना भैया, समझने की कोशिश करना क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन कह Sir, रहा है कि previously. प्रीवियस स्लाइड मानवी, ये लो प्रीवियस स्लाइड। Sir, done. डन, चलो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो वेव्स हैं, दोनों वेव्स प्लेन पोलराइज्ड है लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मेरे पास वेव, यहां लिख देता हूं, वेव वन है, दैट इज ए, वेव वन इज ए एंड वेव टू इज बी। ये दोनों वेव म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ए और बी हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हमने क्या करा, हमने एक पोलराइड रखा और उस पोलराइड को इस तरीके से रखा हुआ है, यहां लिख रहा हूं, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल ओरिएंटेशन ऑफ पोलराइड। हमने एक पोलराइड लिया और उसको इस तरीके से रखा हुआ है कि ए की इंटेंसिटी तो मेरे को मिल रही है मैक्सिमम, लेकिन बी की इंटेंसिटी कितनी मिल रही है मेरे को? 0 मिल रही है। क्या यहां तक भी क्वेश्चन क्लियर है? Yes sir. फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाउ इज पोलराइड, नाउ द पोलराइड इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जब हमने पोलराइड को 60 डिग्री से रोटेट किया, तो भैया मेरे पास ए की नई इंटेंसिटी आई, बी की नई इंटेंसिटी आई, और हमने देखा ये दोनों इंटेंसिटी बिल्कुल इक्वल आ रही है अब। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर अब इन दोनों की इंटेंसिटी इक्वल आ रही है, तो भैया व्हाट इज द इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ ए एंड व्हाट इज द इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ बी। ए की इनिशियल इंटेंसिटी कितनी है और बी की इनिशियल इंटेंसिटी कितनी है, इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करके बताना है। सो क्वेश्चन इज आस्किंग बेसिकली IA0/IB0। चेक करो पूरा क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है। Sir, एक बार बार रिपीट करना है, ठीक है, करो. मैं पहले ऑप्शंस भी लिख देता हूं आपके लिए। रेशियो है 3, 3/2, थर्ड इज 2/3 एंड फोर्थ इज 9। चलो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मेरे पास दो वेव है, लेकिन दो वेव कैसी है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब एक वेव को ब्लैक पेन मानो,
एक वेव को रेड पेन मानो, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं इस तरीके से। डन। Yes, sir. अब क्वेश्चन कह रहा है मैंने एक ओपनिंग ली है, ओपनिंग को मैंने कुछ इस तरीके से रखा है कि ए की इंटेंसिटी तो मैक्सिमम आए लेकिन बी की इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो आए। तो आप मेरे को खुद सोच के बताओ मैं पोलराइड को कैसे प्लेस करूं, क्या वर्टिकल प्लेस करूं या हॉरिजॉन्टल प्लेस करूं। Horizontal. इधर देखो एक चीज समझो, पहले आप भाई किसी के माइक से पीछे की बातें आ रही हैं एंड दैट इज तनिष्का आ। चलो Yes, sir. डन। समझो भाई इस ब्लैक पेन को ए समझो, ए। इस रेड पेन को क्या समझना है, बी। मैं चाहता हूं बी बिल्कुल पास ना करे और ए पूरा पास कर जाए, क्योंकि जब ए पूरा पास कर जाएगा तो उस केस में ऑटोमेटिकली इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, हाफ, सॉरी मैक्सिमम, माय मिस्टेक। तो मेरे पास पोलराइड को रखने के तरीके हैं, ऐसे, एंगल पे, हॉरिजॉन्टल, कैसे। तो मेरे को बताओ इस ओपनिंग को मैं कैसे रखूं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जिससे ब्लैक पेन पूरा पास हो जाए लेकिन रेड पेन बिल्कुल भी पास ना हो पाए। तो यार इस ओपनिंग को वर्टिकल प्लेस करूंगा ना, क्या ये चीज समझ में आई है आप सबको। Yes, sir. मेरे को लग रहा है डायग्राम से समझाना पड़ेगा, चलो इधर देखो, ऐसे बात नहीं बनेगी, डायग्राम समझाना पड़ेगा। भैया इस वाले को ले लो कि ये है मेरे पास वेव ए, इस वाले को ले लो कि ये वाली है मेरे पास वेव बी। ठीक है, ये वेव बी है, ये वेव ए है। अभी इनिशियली इनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो ये आई नॉट ए लिख लो, ये आई नॉट बी लिख लो। अब आप मेरे को बताओ कि स्लिट को कैसे रखूं जिससे ए ये पूरी पास हो जाए लेकिन बी पूरी कट हो जाए। तो भैया बहुत बिल्कुल हम ऐसे रख देंगे स्लिट को, बिल्कुल ए के पैरेलल। तो इससे क्या होगा, ए वाली वाइब्रेशंस तो पास कर जाएगी लेकिन हमारी बी वाली वाइब्रेशंस पूरी की पूरी कट हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने यही आपको बोला है कि यही इसकी इनिशियल ओरिएंटेशन है। चेक कर लो अब यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया। Yes, sir. डन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट सिचुएशन में उसको समझो। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि अब मैंने क्या किया, इस स्लिट को 60 डिग्री पर रोटेट कर दिया। अब ये स्लिट मेरी 60 डिग्री पर रोटेट हो चुकी है। किससे रोटेट करा है 60 डिग्री से, भैया ए से रोटेट किया है 60 डिग्री पे। तो अब आपको बताना है कि जब हम 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं ना, तो ए और बी दोनों थोड़ी थोड़ी पास हो जाएंगी। तो जब दोनों थोड़ी थोड़ी पास हो रही हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है कि भैया ए की जितनी इंटेंसिटी आ रही है बी की भी उतनी ही इंटेंसिटी आ रही है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि भैया ये ए, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आपका वीडियो पॉज हो गया। भाई सबको मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है। Yes, sir. मेरे को एक बार रिपीट करके, मेरे को आपका रिस्पॉन्ड नहीं आया, एक बार चेक करके बता दो अब क्वेश्चन पूरा क्लियर है। Yes, sir. चलो डन। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, चेक करना। यार एक बात बताओ, जब मैं इसको 60 डिग्री पर रोटेट कर रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेलूस आई ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेलूस आई ए डैश की वैल्यू आएगी आई ए नॉट इंटू कॉस स्क्वेयर। कितना एंगल बना रहा है ये पोलराइड हमारी वेव से, 60 डिग्री। 60. इक्वेशन 1। सिमिलरली मेरे को बताओ जब बी इससे पास करेगी स्लिट से, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेलूस उसकी क्या इक्वेशन लिखूंगा, आई बी डैश इज इक्वल्स टू आई बी नॉट, और ये कितना एंगल बना रही है बी से, 30 डिग्री। 30 degree. यार क्वेश्चन ने बिल्कुल सिंपल कह दिया, क्वेश्चन ने कह दिया कि ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दो और किसकी वैल्यू निकाल के बता दो, आई ए नॉट बाय आई बी नॉट, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। तो जरा सॉल्व करो और मेरे को बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। चलो ऋत्विका आपका आंसर सही है, गुड। तो उज्जवल चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका।
चलो डन भैया। दीक्षा थोड़ा सा गलत कैलकुलेट हुआ है, चेक कर लेते हैं। भाई हमारे पास इक्वेशन यही आ रही थी कि आई ए नॉट कॉस स्क्वायर 60 डिग्री मस्ट बी इक्वल्स टू आई बी नॉट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। भैया मेरे को फाइंड करना है आई ए नॉट बाय आई बी नॉट। एक बार मेरे को क्वेश्चन चेक करने दो, उन्होंने बी का पूछा है या ए का पूछा है? ए बाय बी का ही पूछा है। तो यार ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2 का स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, इसका स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4। तो 3/4 इंटू 4/1। तो भैया हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 3:1। तो 3:1 या सिर्फ 3, क्या कौन सा ऑप्शन है भैया? दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो, ये Yes. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। Yes, sir. हाँ बिल्कुल ऋत्विका, आपका आंसर भी सही है, जिसको आपने 10 में कन्वर्ट कर लिया, बिल्कुल सही। तो क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं? So Yes, is sir. एक बार प्लीज स्लाइड दिखाऊं, ये लो। so done. डन, ये वाला भी कंप्लीटेड। Yes, sir. चलो डन। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस ये लास्ट क्वेश्चन पोलराइजेशन का, फिर आगे पोलराइजेशन का टॉपिक और कंटिन्यू करेंगे। भैया क्वेश्चन की फिर से भावनाओं को समझो, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये मेरे पास एक स्लिट है, इस स्लिट का नाम दे दो, सपोज स्लिट क्या नाम दे दें इसको, स्लिट S1 या पोलराइड P1। जो मैंने दूसरी स्लिट रखी है, दूसरी स्लिट बिल्कुल क्रॉस्ड पोजीशन में रखी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस्ड पोजीशन? क्रॉस्ड पोजीशन का मतलब होता है बिल्कुल पहले वाले के परपेंडिकुलर। Perpendicular. बिल्कुल याद रखना, क्वेश्चन में वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं बोलेगा। आपको अपने आप समझना है कि भैया ये क्या हो रहा है। क्रॉस पोजीशन का मतलब यहां पे लिख देता हूं साइड में कि एंगल बिटवीन P1 एंड P2 कितना है, क्रॉस पोजीशन का मतलब 90 डिग्री। डन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मैंने एक थर्ड स्लिट को रख दिया, थर्ड पोलराइड को। और क्या हो रहा है, ये थर्ड पोलराइड पहले तो P1 के पैरेलल था, लेकिन अब मैं इसको धीरे धीरे रोटेट कर रहा हूं बाय एन एंगल थीटा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे किसी एक एंगल थीटा से रोटेट कर रहा हूं। भैया चेक करके बता दो, इसमें भी कोई डाउट है? No, sir. Clear है. डन। तो इसको थोड़ा सा थीटा एंगल से रोटेट कर दो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि बेसिकली व्हाट इज द एंगल बिटवीन P1 एंड P3, दैट इज एंगल थीटा। तो आपको क्या बताना है अब कि यार अगर मैं यहां से लाइट रे को पास कर रहा हूं ऑफ इंटेंसिटी I0, अनपोलराइज्ड है, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे एंगल को चेंज करूंगा, तो भैया हमारे इंटेंसिटी I2 जो फाइनल इंटेंसिटी निकल रही है, उसकी वैल्यू पे कैसे डिपेंडेंस आएगी, उसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी। मतलब अल्टीमेटली मेरे को I2 की वैल्यू निकालनी है। चेक करके बता दो, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. डन। Yes, sir. तो मैं फाइनल पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, तीन स्लिट्स हैं, P1 ऐसे रखी हुई है, P3 थोड़ा सा टिल्टेड है और P2 बिल्कुल परपेंडिकुलर है। हम यहां से पास कर रहे हैं I0। P1 और P3 के बीच में एंगल है थीटा, P1 और P2 के बीच में एंगल है 90। तो हमें बताना है फाइनल जो इंटेंसिटी आ रही है I2, उसकी वैल्यू कितनी आएगी। यहां पे इंटेंसिटी को अज्यूम कर लो I1, यहां पे इंटेंसिटी को अज्यूम कर लो I3। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे को वैल्यू निकालनी है I2 की। ये क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। अभी दूसरा पार्ट बाकी है, पहले आप यहां तक कंप्लीट कर लो। भाई कुछ लोग डायरेक्टली आंसर कह रहे हैं 0। आंसर 0 नहीं होगा। आंसर 0 तब होता जब मैं सिर्फ P1 और दो स्लिट ही रखता और दोनों स्लिट के बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री होता, लेकिन इधर आंसर 0 नहीं होगा। सॉल्व करो, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इतना मैं सेकंड पार्ट भी लिख देता हूं, फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। मैं यहां पे सेकंड पार्ट लिख देता हूं, फॉर व्हाट एंगल थीटा intensity I2 will be maximum and I2 will be minimum। ये सेकेंड पार्ट है।
कि थीटा की वैल्यू कितनी रखें जिससे कि इंटेंसिटी I2 मैक्सिमम हो और मिनिमम हो। भैया क्या डिस्कस करना चालू करें? यस सर। चलो डन। अच्छा भाई, सबसे पहले आप मेरे को I1 की वैल्यू बता दो, I1 की वैल्यू कितनी लिखूं? आई I नॉट know बाई by 2. वेरी गुड। तो भैया यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूं। जब मैं स्लिट 1 से पास कर रहा था अपनी वेव को, स्लिट 1 से जो मेरे पास यहाँ पे इंटेंसिटी आ रही है I1, तो I1 की वैल्यू तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं I0/2। बहुत सही। अब क्या है भैया, मैंने यहाँ पे स्लिट 3 को रखा था। अब जब मैंने यहाँ पे स्लिट 3 को रखा था, तो भैया ये इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो I3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? I3 की वैल्यू लॉ ऑफ मेलूस से कैलकुलेट होगी। तो हम लिखेंगे I3 इज इक्वल्स टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा, और I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। I1 की वैल्यू कितनी है? I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। प्लीज सब लोग चेक करके बता दो किसी को इक्वेशन 1 जहां तक हमने सॉल्व किया है, क्या वहां तक कोई डाउट है? नो सर। डन, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ लास्ट वाली स्लिट पे। भैया लास्ट वाली स्लिट तो बिल्कुल ऐसे रखी हुई है। तो मेरे को एक बात बताओ, लास्ट वाली स्लिट के लिए इन दोनों के बीच में P3 P2 के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 90। वो तो P1 और P2 के बीच में 90 है। जीरो। जीरो। जीरो कैसे होगा? सर 45 डिग्री। 90 minus theta. 90 माइनस थीटा। क्या आपको ये चीज समझानी है कि 90 माइनस थीटा कैसे आया? नो यस, सर। नो सर। पक्का? बाकी एक बार समझा देता हूँ, कुछ बच्चों को डाउट है। यार मैं आपको कह रहा हूं, आप इस तरीके से इमेजिन करो ना कि ये आपकी पोलराइड 1 है, ये आपका पोलराइड 2 था। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। पोलराइड 1 और पोलराइड 2 के बीच में एंगल 90। लेकिन एक पोलराइड 3 ली मैंने, और पोलराइड 3 का एंगल कितना है P1 से? भैया ये एंगल थीटा है। तो मेरे को बताओ ऑटोमेटिकली ये रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा P3 P2 के बीच में? 90 माइनस थीटा। थीटा। तो वही चीज यहां हो रही है। तो अब फिर से लॉ ऑफ मेलूस लगा दो I2 के लिए। तो लॉ ऑफ मेलूस I2 के लिए क्या लगाऊंगा? भैया I2 के लिए लगेगा, हम P2 में कौन सी इंटेंसिटी फीड कर रहे हैं? I3 वाली। तो I3 कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिख दोगे। जरा भैया I3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। I3 की वैल्यू इक्वेशन 1 से कितनी है? I0/2 By 2 कॉस cos square. स्क्वायर थीटा। बचा क्या? बचा ये वाला टर्म। ये वाला टर्म कितना है? कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। भैया प्लीज सब लोग आराम से 1-2 मिनट लो, अच्छे से क्वेश्चन चेक करो। कोई डाउट है तो मेरे से अभी पहले यहीं पूछ लो। फिर ये मत करना कि पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद रिपीट करा दो। हालांकि करा देना, कोई बड़ी बात नहीं है, मना नहीं करूंगा। सर लास्ट वाला रिपीट कर दो। ये लास्ट स्टेप रिपीट करना है, राइट? यस चलो, सर। I3 की वैल्यू इक्वेशन 1 है ना, तो इक्वेशन 1 से I3 की वैल्यू बस यहां डाल दो। तो I3 की वैल्यू कितनी है? I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। चेक करो पहले, यहां तक कोई डाउट? I3 की वैल्यू डाली है मैंने ये। यस। नो सर। अब ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा भी तो रिमेनिंग है, तो इसलिए यहां पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। यस सर। तो मैं यहाँ पे आपको एक वो कर देता हूं कि मैं यहाँ पे इस तरीके का एक ब्रैकेट सा लगा देता हूं और लिख देता हूं कि ये वैल्यू मैंने I3 की सब्स्टिट्यूट करी है, और ये वाली वैल्यू मैंने भैया कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा एज इट इज, ताकि आपका ये थोड़ा सा डाउट खत्म हो जाए। चलो डन। अब तो done. यार बिल्कुल, अब बिल्कुल बात खत्म है। कॉस 90 माइनस थीटा, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम। कॉस 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस साइन थीटा में। Theta. तो अगर मैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन Sin स्क्वायर थीटा में। theta. तो भैया बस यही चीज यहां कर दो पीछे क्वेश्चन में अपने, कि भैया कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को लिख दो पीछे साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है फर्स्ट पार्ट का आंसर I0/2 एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि हमें इंटेंसिटी थीटा के टर्म्स में मिल गई। जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे I2 की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सर
Sir, done. डन, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमने सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट। चलो आ जाते हैं अब अपने सेकेंड पार्ट पे। भैया सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि कौन से एंगल की वैल्यू कितनी रखूं मैं जिससे मेरी I2 मैक्सिमम हो जाए। यार अब इसमें एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? I2 की वैल्यू अगर आपने देखी हो, I2 की वैल्यू आई है I0/2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। मतलब इधर I2 की वैल्यू तो दोनों पे डिपेंड कर रही है, cos स्क्वायर थीटा पे भी डिपेंड कर रही है और sin स्क्वायर थीटा पे भी डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं एंगल 90 डिग्री लेता हूं तो क्या होगा भैया? साइन थीटा की वैल्यू तो 1 आ जाएगी मैक्सिमम, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0. तो यार ये तो गलत हो गया, मैं 90 डिग्री नहीं ले सकता। मतलब फिर मैं क्या Yes. करता हूँ, 0 डिग्री लेके देखता हूँ। तो जब मैं 0 डिग्री लेके देख रहा हूं तो भैया यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू तो हो गई 1 मैक्सिमम, लेकिन अब साइन की वैल्यू कितनी हो गई? 0. 0. 0। तो भैया ये भी गलत हो गया। तो ना तो 90 डिग्री ना तो 0 डिग्री, तो भैया फिर कैसे सॉल्व करें इसे? ऋत्विका आप कह रहे हो 45 डिग्री रख देते हैं सर कि दोनों की वैल्यू सेम आती है। आंसर तो यही है 45 डिग्री, लेकिन मेथड गलत है। मेथड को देखो कैसे करेंगे। भैया अब ध्यान दो, जब भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वांटिटी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर डिपेंड कर रही हो तो ट्राई टू यूज सम आइडेंटिटी और इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो आ जाओ भाई, आपको 11th क्लास का मोशन इन 2 डायमेंशन देखता हूं कितना याद है। भाई अगर आपको याद हो, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या हुआ करता था एंगुलर प्रोजेक्शन में? यू स्क्वेयर साइन टू Sin थीटा बाय जी। G. तो आपको साइन टू थीटा की आइडेंटिटी याद है क्या? नहीं याद नहीं है आपको। साइन टू थीटा की आइडेंटिटी याद रखना, ये काम आती है। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये आइडेंटिटी अब याद रहेगी? Yes, sir. Done. अब एक चीज देखो क्या करना है यार, इसमें क्या करो, स्क्वेयर कर दो। अगर मैं स्क्वेयर करूंगा तो मेरे पास आएगा साइन स्क्वेयर टू थीटा इज इक्वल्स टू 4 sin स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। तो देखो साइन स्क्वेयर थीटा और कॉस स्क्वेयर थीटा दोनों साथ में आ गए। मैं Yes. आइडेंटिटी लगाता हूं। भैया मेरे पास I2 की वैल्यू आई थी I0/2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय कॉस स्क्वेयर थीटा, लेकिन दिक्कत है इसमें न्यूमरेटर में 4 नहीं आ रहा। जैसे ही न्यूमरेटर में 4 आ जाएगा तो मैं इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम टर्म से डिवाइड कर दिया। जब मैंने सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया, सेम टर्म से डिवाइड किया, तो भैया ये 4 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किस में लिख दूंगा कन्वर्ट करके? Sin square 2 theta. वेरी गुड। तो भैया इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख दो साइन स्क्वायर टू थीटा में। तो फाइनल फॉर्मूला आएगा I2 इज इक्वल्स टू I0/8 साइन स्क्वायर टू थीटा। भैया अब ये हमारा एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब मैं एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूं किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमम होगा। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। फॉर मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम साइन स्क्वेयर टू थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और वो कितने एंगल पे होती है? 90 डिग्री पे। तो 90 मतलब degree. टू थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 45 डिग्री। 45. बस फर्स्ट पार्ट मतलब सेकंड का जो मैक्सिमम वाला निकालना था उसका आंसर आ गया 45 डिग्री। Sir, previous slide. प्रीवियस स्लाइड ये लो। बिल्कुल ऋत्विका सही जा रहे हो, साइन 2 से होगा। Sir, done. डन। अब मिनिमम के लिए निकालना है। तो मिनिमम के लिए हमें पता है साइन की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो साइन स्क्वेयर टू थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 0 विच इज एट एन 0. एंगल ऑफ 0 डिग्री। टू थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। क्वेश्चन खत्म हो गया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें चाहिए था। बस Yes. Sir. इससे ज्यादा कोई अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको अपने एग्जाम में फॉर पोलराइजेशन टॉपिक से। Sir, done. डन, चलो बढ़िया।
अब बस अब 2-5 मिनट का टॉपिक एक और बचा है, उसको भी खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म। यार अभी मैंने बोला पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या है? लाइट रेस की इंटेंसिटी को या वाइब्रेशंस को कट करना। लेकिन पोलराइजेशन हम किस Sir, किस previous slide. प्रीवियस स्लाइड ये लो, Done. डन। चलो, अब हम मैं पोलराइजेशन कर किस किस तरीके से सकता हूं, तो समझो भैया बहुत सारे तरीके हैं। एक डिवाइस, डिवाइस तो नहीं, एक हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं टर्मिनलाइज क्रिस्टल। मतलब ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में। और ये क्रिस्टल क्या करता है? ये लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देता है। और ये टर्मिनल क्रिस्टल है ना, बहुत लोग अपने घर वगैरह में यूज करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए भी यूज होता है। एक बिलीफ है कि टर्मिनल क्रिस्टल अपने घर की एंट्रेंस वगैरह या घर पे लगाने से ये नेगेटिव वाइब्स को कट कर देता है और पॉजिटिव वाइब्स को पास होने देता है। ठीक है, ये नॉर्मल इस क्रिस्टल की तरह होता है। काफी लोग इसको ऐसा पेंडेंट में भी वेयर करते हैं। नॉर्मल एक कांच का टुकड़ा मान लो जो थोड़ा सा इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। भैया क्लियर है आपको टर्मिनल क्रिस्टल? Yes, sir. डन। बाकी मैं आपको टेंशन मत लो, अगर मेरे पास अभी टाइम बचता है तो मैं आपको इसका डायग्राम अभी गूगल पे भी दिखा दूंगा, इमेज दिखा दूंगा। दूसरा तरीका क्या है भैया? दूसरा तरीका है पोलराइड्स यूज करना। पोलराइड्स का मतलब जैसे हमारे सन ग्लासेस वगैरह हैं, उनको यूज करना। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, निकोल प्रिज्म। एक प्रिज्म है, वो भी यही काम करता है। हाँ हाँ बिल्कुल रितिवा, इंडियन मदर्स का लॉजिक बिल्कुल। फिर फोर्थ तरीका क्या है भैया? फोर्थ तरीका है कि हम इसको रिफ्लेक्शन से पोलराइज कर सकते हैं। एक और तरीका क्या है? स्कैटरिंग से कर सकते हैं। अब याद रखो, टर्मिनल क्रिस्टल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कैसे पढ़ लिया है? टर्मिनल क्रिस्टल बिल्कुल इन स्लिट्स की तरह बिहेव करता है। टर्मिनल क्रिस्टल की एक एक्सिस होती है, हमारा क्रिस्टल सिर्फ जो भी लाइट एक्सिस के पैरेलल होती है उनको पास करने देता है, और जो लाइट रेस एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है उनको पास नहीं करने देता। तो एक तरीके से हमने टर्मिनल क्रिस्टल और पोलराइड्स पढ़ लिया। निकोल प्रिज्म और स्कैटरिंग पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो आप एक बार बुक से रीडिंग कर लेना। बस थ्योरेटिकल टॉपिक है कि निकोल प्रिज्म से हमने लाइट रे पास करी, हमें पोलराइड मिल गई। हमें अब कौन सा टॉपिक पढ़ना है? हमें टॉपिक पढ़ना है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो भैया हेडिंग लिख लो, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इसको पढ़ के खत्म करते हैं। बाकी आपको हर एक चीज का डायग्राम दिखा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। करूं स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. डन। भैया मैंने कहा कि ये एक मीडियम है, ठीक है, मतलब नीचे डेंसर मीडियम और ऊपर है मेरे पास रेयरर मीडियम। हमने रे ऑप्टिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई भी एक लाइट रे फॉल डाउन कर रही है तो ये वाली लाइट रे तो हो जाएगी मेरे पास इंसिडेंट लाइट रे। तो याद रखना, ये इंसिडेंट लाइट रे क्या होगी? इसके पास दोनों टाइप के वाइब्रेशंस होंगे। तो ये लाइट रे क्या करेगी? ये लाइट रे अनपोलराइज लाइट रे होकर लाएगी, अनपोलराइज लाइट रे। लेकिन जब भी कोई इंसिडेंट लाइट रे किसी एक सरफेस पे फॉल डाउन करती है तो हमने पढ़ रखा है कि यार वो पार्शियली क्या कर जाती है? Reflect and reflect. वेरी गुड, पार्शियली रिफ्लेक्ट कर जाती है और पार्शियली रिफ्रैक्ट कर जाती है। Correct. तो हमने क्या देखा? अब कॉन्सेप्ट को ध्यान दो। हमने क्या देखा कि यार जैसे जैसे मैं ये एंगल चेंज करता जाऊंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। भैया थोड़ा सा डायग्राम, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर यहां तक, हाँ ये ठीक है। भैया जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करता जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? Yes, sir. होगा। तो हमने क्या किया? लाइट रे को एक पर्टिकुलर एंगल पे फॉल डाउन कराया। कौन से एंगल पे? हमने लाइट रे को ऐसे एक एंगल पे फॉल डाउन कराया है जिससे कि मेरी रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, ट्रांसमिटेड रे, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री आ जाए। मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कराता गया और एक ऐसा एंगल सेट किया मैंने जिससे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बन जाना चाहिए? 90 डिग्री। 90 degree. तो इस एंगल को हम आईपी से डिनोट करते हैं और ये आईपी हमारा कहलाता है ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर फिजिस्ट का नाम है जिन्होंने ये लॉजिक फाइंड किया, ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर एंगल। तो भैया हमने क्या देखा कि जब भी हमारी रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे
90 डिग्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे भैया पोलराइज्ड हो जाएगी, पोलराइज्ड। और इसमें कौन से मतलब कौन से वेव्स, कौन से वाइब्रेशंस आएंगे, तो हमने देखा इसमें मेजॉरिटी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन वाले वाइब्रेशंस आएंगे, और इसके अंदर क्या आएंगे, मेजॉरिटी Parallel to- पैरेलल टू दी प्लेन वाले वाइब्रेशंस आएंगे, लेकिन थोड़े से परपेंडिकुलर वाले भी आएंगे। तो देखो हमने इस लाइट रे को पोलराइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो न्यू। अब मेरे को क्या करना है, किसी तरीके से एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में। आई रिपीट, मेरे को आईपी की वैल्यू फाइंड करनी है किसके टर्म्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के Refractive फॉर्म index. में। तो चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, चेक करना। Yes, sir. यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। चलो भैया बस अब थोड़ी सी भावनाओं को समझ लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये इंसिडेंट रे है, मेरे को बताओ अगर ये एंगल आईपी है तो क्या मैं इस वाले एंगल को भी आईपी कह सकता हूं, क्योंकि एंगल Yes, ऑफ sir. इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Left reflection. डन। ये वाला एंगल है 90 डिग्री और ये वाला एंगल है हमारे पास आरपी। तो मेरे को बताओ क्या मैं ये लिख सकता हूं, आईपी प्लस आरपी प्लस 90 डिग्री, ये टोटल एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। Yes, sir. तो मेरे को बताओ आईपी या आरपी की वैल्यू फाइंड करके बताओ, आरपी की वैल्यू कितनी आएगी। तो आरपी की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ, 90 माइनस 90 आईपी आ minus जाएगी। Yes, sir. डन। अब बस स्नेल्स लॉ लगा दो भैया। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई Sin बाय R. साइन आर, ये आईपी और आरपी हो गया, इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा मीडियम का, नीचे आएगा सराउंडिंग का, और सराउंडिंग क्या है, एयर। एयर का Air. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1। तो भैया 1. लिख दो साइन आईपी डिवाइडेड बाय साइन आरपी की जगह मैं लिख दूंगा 90 माइनस आईपी इज इक्वल्स टू न्यू। साइन 90 माइनस आईपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, कॉस आईपी में। Yes. Yes. साइन आईपी बाय कॉस आईपी किस में कन्वर्ट हो गया, 10 IP. बस 10 फाइनल IP. फॉर्मूला बन गया। यहीं लिख देता हूं फाइनल, यहां लिख देता हूं फाइनल, भैया चेक कर लेना। तो भैया हमें फॉर्मूला मिल गया कि म्यू इज मतलब न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 10 आईपी, जहां पे आईपी हमारे पास ब्रूस्टर एंगल है, और इस फॉर्मूले को, इस लॉ को हम कहते हैं ब्रूस्टर लॉ। बस हमारा पूरा सब कुछ खत्म। Sir, next slide दिखा दो। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे तो कुछ लिखा नहीं, प्रीवियस स्लाइड बोलो फिर। Sir, इससे next वाली। बस यही, उसके आगे तो कुछ किया ही नहीं है मैंने, ब्लैंक है। डन। चलो No, sir. नहीं, आपका नहीं, मैं बाकी वैसे कह रहा हूं कि भैया डन, हमारा ये पूरा क्या कहते हैं वेव ऑप्टिक्स चैप्टर खत्म हो चुका है। आपके पास मॉड्यूल्स पड़े ही हैं। मॉड्यूल्स में 3 लेवल होंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एक्सरसाइजेस के, करेक्ट। Yes, sir. तो मैं वो बता देता हूं, वो मॉड्यूल सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, वो मॉड्यूल्स हमारे पास मेंस और नीट दोनों का कंबाइंड मॉड्यूल है। तो मोस्टली लेवल 3 में, मोस्टली क्या, लेवल 3 में आपको सारे मेंस और एडवांस के ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको लेवल 3 सॉल्व नहीं करना है, आपको मेनली लेवल 1 और लेवल 2 पे जाना है। लेवल 1 प्योरली प्योरली आप लोगों के लिए है, लेवल 2 भी आपके लिए और मेंस वालों के लिए, दोनों के लिए है, लेकिन आपको लेवल 2 पूरा करना है। तो कोशिश करना कि लेवल 1 एंड लेवल 2 पूरा हो जाए। Yes, लेवल sir. 1 तो 101% पूरा हो जाना चाहिए, उसमें तो कुछ भी कमी नहीं आनी चाहिए। आकाश वो तो आपके ऊपर है कि आपको इजी लग रहा है, कोई एक चैप्टर का इजी लग रहा होगा, कोई एक चैप्टर का बहुत डिफिकल्ट भी लगेगा, लेकिन लेवल 3 इज प्योरली फॉर एडवांस वाला, तो लेवल 3 आप स्किप कर सकते हो। बाकी लेवल 3 में अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे को लगेगा कि इंपॉर्टेंट है और वो आपको करने चाहिए, तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। Yes. तो भैया प्रैक्टिस करते रहना। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, पहले 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, हमारा लेक्चर तो खत्म हो